हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम मानव जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम कौन सा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो अगर लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक देखा जाए तो हमने नर प्रजनन तंत्र के बारे में डिटेल में जाना। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, किसका क्या कार्य है, सहायक नलिका क्या होती है, सहायक ग्रंथि क्या होती है, वृषण क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे अभी तक हमने किसके बारे में जानना स्टार्ट किया था। एक तरीके से देखा जाए तो पुरुष के बारे में जानना स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम लोग करेंगे एक महिला के, उसके प्रजनन तंत्र के बारे में। ठीक है, अब देखिए महिला आगे मतलब पहली बात तो ये है कि महिला वैसे ही डिफ़िकल्ट होती है और उनका प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है बहुत से लोगों को, लेकिन डरने की कोई बात नहीं क्योंकि हम हैं ना। तब देखिए, अब इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि जो मादा प्रजनन तंत्र है इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, उस भाग का क्या कार्य है, बस हमें यही पढ़ना है। बोर्ड में भी यही पूछता है किसका क्या कार्य है और क्या होता है। ठीक है, तो आपके बोर्ड में एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। वर्णन करने को देगा तो 5 मार्क्स में देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना केवल 5 मार्क्स में ही बनता है ज़्यादातर, और लॉन्ग में बनता है। ठीक है, जिसे आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मादा प्रजनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं अब हम लोग को जानना होगा। तो सबसे पहला आता है कि एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय, हम यहाँ ना लिख करके इधर लिख दे रहे हैं। एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, हम नर से अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पर एक जोड़ी वृषण पाया जाता था और वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक जोड़ी अंडाशय पाया जा रहा है। और जब यहाँ पर नाम में ही आ गया अंडाशय तो इससे किसका निर्माण हो सकता है, अंडाणु का। ठीक है, तो उसके बाद क्या पाया जाएगा, उसके बाद पाया जाएगा सहायक ग्रंथि। ठीक है, सहायक ग्रंथि पाया जाएगा। अब इसमें भी जैसे नर में भी पाया जाता था सहायक ग्रंथि, मादा में भी पाया जाता है सहायक ग्रंथि। अब मादा में भी पाया जाएगा क्या, सहायक नलिका। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसमें पाया जाएगा बाह्य जननेंद्रियां। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे, हमने बता दिया किसके क्या भाग होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अब आपको याद क्या करना होगा, देखिए ये 4 पॉइंट याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपको समझना चाहिए। हम लोग को हम बार बार बोलते हैं याद कर लेना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि जब हम कोई चीज़ समझ लेते हैं ना तो हमें ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है, तो हम इसलिए बार बार शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि हमें याद करना चाहिए। ठीक है, मतलब समझना चाहिए हमें क्या कि एक जोड़ी अंडाशय के बारे में हमने आपको बता दिया। अभी ये नहीं कि बस हो गया ख़त्म, नहीं, अभी डिटेल में जानेंगे। अब उसके बाद हम बता दे रहे हैं कि ये जो सहायक नलिका है इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये जो सहायक नलिका है इसको पहले हम बता दे रहे हैं, बाह्य जननेंद्रियां जो है इसके 2 भाग होते हैं। आप पूछेंगे कौन कौन से, एक होता है स्तन ग्रंथि, सेकंड है बर्थोलिन। ठीक है, मतलब देखिए बाह्य जननेंद्रियां का मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे स्तन ग्रंथि, स्तन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कोई मादा बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तन में दूध का निर्माण होता है। तो वह कैसे होता है इसके बारे में आज नहीं, मतलब जब आएगा ये टॉपिक तब बताएंगे। अब यहाँ पर आया है बर्थोलिन। नर में क्या था, बल्बो यूरेथ्रल, लेकिन मादा में क्या आएगा, बर्थोलिन। जो वहाँ पे कार्य बल्बो यूरेथ्रल करता था वही कार्य यहाँ पे बर्थोलिन करेगा मादा में। ठीक है, अब ये जो सहायक नलिका है इसके 3 भाग होते हैं। सहायक नलिका,
ठीक है। सहायक नलिका के कितने भाग होते हैं? तो सहायक नलिका के 3 भाग होते हैं। आप पूछेंगे 3 भाग कौन कौन से, तो हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट आएगा हमारा फैलोपियन, इसके बहुत से नाम हैं, ठीक है। फैलोपियन नलिका, जब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि कौन कौन से नाम हैं। फैलोपियन नलिका हो गया। सेकंड आता है इसमें गर्भाशय, ठीक है। थर्ड आता है योनि, ठीक है। तो सहायक नलिका के कितने भाग? तो सहायक नलिका के 3 भाग कौन कौन से? फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मादा प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, उस भाग में किसका कौन सा भाग होता है। अब आपको हम यहीं पर एक डायग्राम के थ्रू बता दे रहे हैं कि जैसे मादा प्रजनन तंत्र जो है उनका कुछ फिगर इस तरह से होता है। यहाँ पर ये होता है अंडाशय, ठीक है। हम क्यों बता रहे हैं समझिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक तरीके से देखा जाए तो ये मादा प्रजनन तंत्र हो गया, ठीक है। अब इस मादा प्रजनन तंत्र में ये जो है इसे हम लोग कहेंगे क्या, अंडाशय, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंडाशय। अब देखिए अंडाशय एक इस साइड है, मतलब एक लेफ्ट है और एक राइट है, एक यहाँ पर। तो ये क्या कितना हो गया, एक जोड़ी हो गया, ठीक है। एक जोड़ी क्या हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए जब एक जोड़ी अंडाशय हो गया तो एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है, हो गया। अब सहायक ग्रंथि में बहुत से ग्रंथि आएंगी। सहायक नलिका में हमने बताया कि 3 भाग, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ना ये फैलोपियन नलिका होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है यह फैलोपियन नलिका कहलाता है। अब इस फैलोपियन नलिका में भी 3 भाग आते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, बस एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए। फैलोपियन नलिका, ठीक है। फैलोपियन नलिका आपको समझ में आएगा किस भाग को कहेंगे, ये जो पूरा भाग है इसमें इसी नली को हम लोग कहते हैं फैलोपियन नलिका, ठीक है। अब आता है गर्भाशय। गर्भाशय ये जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, गर्भाशय, ठीक है। और ये आता है योनि। योनि का मतलब क्या हुआ, ये वाला भाग योनि, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका क्या कार्य है ये भी बता दे रहे हैं। आप अंगों को देखकर ये तो बता सकते हैं ना कौन केवल एक पाया जा रहा है और कौन एक जोड़ी पाया जाता है। जैसे फैलोपियन नलिका एक जोड़ी पाया जा रहा है, गर्भाशय केवल एक पाया जा रहा है, अंडाशय एक जोड़ी पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस सारे प्रोसेस में हम लोग को क्या पढ़ना है कि ये जो मादा प्रजनन तंत्र है ये तो मादा प्रजनन तंत्र हमने बना दिया। जैसे अंडाशय हो गया, इसमें अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं पूरे तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अंडाशय हो गया, इसमें अंडाणु का निर्माण होगा। अब ये जो अंडाणु है इसको बाहर ले जाने का कार्य, ये जो अंगुलीनुमा संरचना हमने बनाया है इसे हम लोग कहते हैं फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी कहिए या कीपक शायद हिंदी में कहते हैं, एक बार देख लेंगे तब फिर बताएंगे, ठीक है। फिम्बरी कहते हैं हम, फिम्बरी लिख दे रहे हैं, ठीक है। झालर कहते हैं, राइट, झालर, ठीक है। तो ये जो अंगुलीनुमा संरचना है इसे हम लोग कहते हैं झालर। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो गया। अब उस अंडाणु को ये खींच लेता है, कौन, झालर कोशिका, ये फिम्बरी, ठीक है। और फिम्बरी जब खींच लेगा तो इसे ऊपर भेज देगा, किसमें, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में से मान लेते हैं कि ये अंडाणु कोई आया, ठीक है। ये अंडाणु है, इसमें से ये फिम्बरी ने इस अंडाणु को खींच लिया, खींचते खींचते ये अंडाणु जो है यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। फैलोपियन नलिका का ये भाग जो है एम्पुला कहलाता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में जब आ जाता है ये अंडाणु तो क्या होगा, ये जो योनि है यहाँ से स्पर्म अंदर जाता है, मतलब स्पर्म का क्या अर्थ हुआ, मतलब शुक्राणु जो है यहाँ से यह तैरते हुए अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों संलयन करते हैं, ठीक है। बस इस
में हमें यही पढ़ना है कि मादा प्रजनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, किसका क्या कार्य है। तो नसा का अर्थ समझ में आ गया कि अंडाणु का निर्माण होगा, फिम्बरी उस अंडाणु को खींचने का कार्य करेगा, फैलोपियन नलिका उसको पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ से योनि क्या करेगा, शुक्राणु को अंदर प्रवेश का मार्ग है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे, मिलने पर क्या होगा, जायगोट का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि शुक्राणु कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब अगुणित होता है, और ये जो अंडाणु है ये भी अगुणित होगा। अब कैसे होगा सब बताएंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, अभी तो ओवरव्यू बता रहे हैं। अब ये एन और ये एन मिलेगा तो क्या बनाएगा, 2n। 2n को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज। युग्मनज मतलब जायगोट। जायगोट से किसका निर्माण होगा, जायगोट से भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण से किसका निर्माण होगा, भ्रूण अब आएगा तो इस गर्भाशय वाले भाग में आकर के या फिर यहाँ पर आकर के चिपक जाता है, मतलब इसका अंतर रोपण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। जैसे ही होगा तो ये भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण से शिशु का निर्माण हो जाएगा। शिशु का निर्माण जब हो जाता है, जब वह परिपक्व हो जाता है, देखा जाए तो ये 9 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। जब कंप्लीट हो जाएगा 9 मंथ तो यह क्या करता है, इसी योनि द्वार से यह बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें यही पढ़ना है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर गर्भाशय को, योनि को, अंडाशय को, इतना पॉइंट अभी बता दे रहे हैं, फिर तो हम एक एक पॉइंट बताएंगे ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अब ये जो मादा प्रजनन तंत्र है इसमें से हम एक टॉपिक को उठाएंगे, एक हेडिंग को, एक जोड़ी अंडाशय, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब हेडिंग बना ले रहे हैं, क्या, एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, अब ये जो एक जोड़ी अंडाशय है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण था, उसी तरह से मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग जो है यह अंडाशय होता है। तो हम इससे क्या केवल ये लिख सकते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया कि मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें कि कितना बड़ा होता है, ठीक है, हमने जो इस साइड इस तरह से करके यहाँ पर दिखा था ना, इससे से करके ये जो इसका आकार है यह 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। आप समझ सकते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर, आप स्केल के थ्रू समझ सकते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर कितना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बड़ा होता है। ठीक है, अब क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए एक जोड़ी अंडाशय में हमने क्या क्या देखा कि मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, अंडाशय होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है या बड़ा होता है, और ये जो अंडाशय है यह गर्भाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, गर्भाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो फैलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ था, गर्भाशय से कहाँ जुड़ा हुआ था। देखिए जब हमने बनाया एक मादा का भाग, ठीक है, तो इसमें से बार बार यही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो अंडाशय था, ठीक है, जानते हैं फिगर में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता है इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये जो अंडाशय यह गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यहीं पर इसी समय बता दे रहे हैं कि ये जो अंडाशय है यह गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है यह गर्भाशय के भाग से ही ये जो अंडाशय है यह जुड़ा होता है। एक नली होती है जो इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस अंडाशय से एक संरचना निकलती है और जाकर के गर्भाशय से जुड़ जाता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ से एक संरचना निकलती है, इस गर्भाशय से जुड़ जाता है, तो इसका एक दूसरा नाम हम लोग रख देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये जो संरचना है इसके बीच में ये जो खाली स्पेस है इसमें एक संरचना निकलती है जो कि गर्भाशय से निकलता है और इस अंडाशय से आकर के जुड़ जाता है। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? मतलब एक बार अंडाशय से निकला, गर्भाशय से जाकर के कोई संरचना जुड़ गया, और एक दूसरी बार क्या हुआ कि कोई गर्भाशय से एक संरचना निकला और वह अंडाशय से आकर के जुड़ जाता है। तो जो गर्भाशय से जुड़ता है उससे हम लोग कहते हैं क्या, हम लिख दे रहे हैं पहले यहाँ पे, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है कि गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ने का कार्य, ठीक है, गर्भाशय से अंडाशय से जोड़ने का कार्य दीर्घ स्नायु को करता है। दीर्घ स्नायु को इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड लिगामेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य, मतलब जो अंडाशय था इससे एक संरचना निकली थी जो कि गर्भाशय से जाकर के चिपका, उससे हम लोग कहते हैं अंडाशय स्नायु, मतलब ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए स्टार मार करके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छा भी है। बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हम बता दे रहे हैं पहले ही कि गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ने का कार्य दीर्घ स्नायु करता है और अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य अंडाशय स्नायु करता है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करने के बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करना भी, अभी पहले समझ लीजिए। क्या, एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं, अंडाशय के बारे में हम लोग जान रहे हैं जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो वह होता कैसा है, तो देखिए, एक अंडाशय को हम मान ले रहे हैं कि इतना बड़ा सा है, ठीक है। इसके अंदर एक लेयर पाया जाएगा, पहले हम बना दे रहे हैं। हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। देखिए, इसमें ये जो बाहर वाली आवरण है इसे हम लोग कहते हैं बाह्य उपकला, ठीक है, बाह्य उपकला, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला लेयर है, ठीक है, देखिए 3 लेयर पाया जा रहा है। एक बाहर वाले को हमने नाम दिया बाह्य उपकला, ये जो अंदर वाला लेयर है इसे हम लोग कहते हैं जनन उपकला, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जनन उपकला, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इसका नाम हिंदी में भी यही है लगभग, क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है, देखिए 3 पार्ट को हमने दिखा दिया, 3 लेयर जो हमने दिखाया इसमें से हमने सबको डिस्कस कर दिया। अब इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है, देखिए जैसे आप क्लास 11th वाले चैप्टर, क्लास 11th में पढ़े होंगे फ्रिक की संरचना के बारे में, तो उसमें आपको पता होगा कि एक बाहर वाली जो आवरण होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। तो सेम वही कार्य यहाँ पर भी है कि इसमें एक संरचना इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है वह बाहर होता है, कॉर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं वल्कुड, ठीक है। ये जो संरचना है यह मतलब एक तरीके से देखा जाए तो परिधि की ओर होता है, कौन, कॉर्टेक्स, वल्कुड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर अब खाली संरचना तो होगा नहीं, इससे हम लोग क्या नाम देते हैं, ये जो अंदर वाली संरचना इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, अंडाशय पीठिका, अंडाशय पीठिका, ठीक है, अंडाशय पीठिका कहते हैं। अब ये जो अंडाशय पीठिका है इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, ये इस तरीके से, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, मेडुला, इसे कहेंगे क्या हम लोग, मध्यांश, मध्यांश,
ठीक है। तो इसमें से हमने सब पॉइंट को दिखा दिए कि किसको क्या कहते हैं। अब हम लोग किसी के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो ज़्यादातर मध्यांश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अंडाशय का निर्माण कैसे होगा, इन्हीं सब स्तरों से होता है, मतलब स्तरों से नहीं, मतलब ये एक तरीके से अंडाशय है तो इसी के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहले आप इतना नोट करने से पहले हम आप सबका इंग्लिश लिख ले रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे सभी पॉइंट को इंग्लिश में लिख दिया। देखिए बाह्य उपकला जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश सही नहीं दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा स्तर आएगा, उसके बाद आएगा जनन उपकला। जनन उपकला को इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी संरचना आएगी, ट्यूनिका एल्वियोजेनिया। उसके बाद कौन सी संरचना आएगी, कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स हमने यहाँ पे दिखाया, वल्कुट जिसे कहेंगे। फिर उसके बाद आएगा क्या, एक संरचना पाई जाएगी अंडाशय पीठिका, जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्या, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। उसके बाद एक संरचना आती है जिसे हम लोग कहेंगे क्या, मध्यांश, मतलब मैंड्यूला, ठीक है। तो आज हमने केवल ये जो है एक पार्ट को डिस्कस कर दिया, मतलब ये हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना होगा कि सहायक ग्रंथि क्या होता है, सहायक नलिका क्या होती है, बाह्य जननेंद्रिय क्या होती है, इन सब के बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अंडाशय के बारे में आपको हमें लग रहा है कि एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत से लेक्चर को अटेंड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बार बार इन्हीं सब शब्दों का यूज़ करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।